दोस्तों, यहाँ राख वेब सीरीज का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, पहले वो जाकर देख लीजिए। इधर अशोक ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया था ताकि वहां सुमन और साहिल की फोरेंसिक रिपोर्ट उन्हें लाकर दे सके। रिपोर्ट देखकर अशोक पूरी तरह टूट जाते हैं क्योंकि रिपोर्ट में लिखा था कि सुमन के साथ गलत हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जयप्रकाश को पता चलता है कि प्यारे इस वक्त एक हवालात में बंद है। वहां उस थाने पहुंच जाते हैं। प्यारे को 3 दिन पहले रिज एरिया में गिरफ्तार किया गया था। प्यारे बताता है कि बल्लू का कत्ल रज्जो और बाबू ने किया था। कत्ल के वक्त वहां भाग आया था तो 3 दिन पहले दोनों बदला लेने के लिए प्यारे को पकड़कर एक वीरान जगह ले गए थे। वहां बाबू रज्जो को कई तरह से उकसा रहा था ताकि रज्जो प्यारे का कत्ल कर दे। पर तभी पास से एक जोड़े की हंसी ठिठोली की आवाज आती है। वे दोनों वहां प्यार करने आए थे। तभी थोड़ी दूर रास्ते से एक आइसक्रीम वाला गुजरता है तो लड़की लड़के से आइसक्रीम लाने को कहती है। लड़का आइसक्रीम लाने जाता है कि बाबू लड़की का मुंह दबाकर उसे अपने पास ले आता है। बाबू कहता है कि प्यारे के लिए हमने बल्लू का कत्ल किया है, तो उस कत्ल के बदले में प्यारे भी एक कत्ल करेगा। यहाँ कहकर बाबू प्यारे पर दबाव डालता है कि वहां तलवार से लड़की को मार डाले, पर प्यारे में किसी को मारने की हिम्मत नहीं थी। वहां डर के मारे थर थर कांपने लगता है। अब तक के सारे कत्ल अकेले बाबू ने ही किए थे। रज्जो ने एक भी कत्ल नहीं किया था। तो अब रज्जो भी खुद को साबित करने के लिए लड़की को मारना चाहता है। पर तब तक लड़के को पता चल चुका था कि उसकी प्रेमिका के साथ कुछ गलत हुआ है। तो वहां रास्ते से एक कांस्टेबल को बुला लाया था। उनके आ जाने पर रज्जो और बाबू लड़की को छोड़कर हरी गाड़ी में भाग निकलते हैं। पर प्यारे को भागने का मौका नहीं मिलता तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्यारे स्केच में दिखा देता है कि कौन बाबू है और कौन रज्जो। उससे सुमन और साहिल के बारे में पूछा जाता है तो वहां उनके बारे में कुछ नहीं बता पाता। और इस वक्त बाबू और रज्जो कहाँ हो सकते हैं इसका भी उसे कोई अंदाजा नहीं था। पर वहां बताता है कि सोनीपत में रज्जो की एक बहन है, शायद वे वहां जा सकते हैं। तो जयप्रकाश इस बार फोर्स लेकर सोनीपत के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पता ढूंढते ढूंढते रज्जो की बहन के घर पहुंच जाते हैं। रज्जो की बहन बहनोई और भांजी बताते हैं कि पिछले 2 दिन से रज्जो यहीं था, पर वहां सुबह सुबह किसी को कुछ बताए बिना चला गया। जब जयप्रकाश बताते हैं कि रज्जो मर्डर केस में आरोपी है तो रज्जो की बहन इस पर यकीन ही नहीं कर पाती, क्योंकि रज्जो इतना मासूम था कि तिलचट्टा देखकर भी डर जाता था। तो भला वहां किसी का कत्ल कैसे कर सकता है। घर में रज्जो की भांजी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। तो जयप्रकाश यहाँ ज्यादा झमेला ना करके निकल जाते हैं। 3 दिन पहले बाबू बहुत जख्मी हालत में गाड़ी चला रहा था। रज्जो भी जख्मी हालत में बगल की सीट पर बैठा था। जब बाबू और गाड़ी नहीं चला पाता तो उसे जंगल के अंदर उतार देता है, यानी वही जगह जहां जयप्रकाश को गाड़ी मिली थी। इसके बाद रज्जो बाबू को लेकर अस्पताल में भर्ती हो जाता है। जब सुबह बाबू को होश आता है तो वहां रज्जो पर चिढ़ जाता है, क्योंकि अस्पताल आने से बेहतर तो बिना इलाज मर जाना था। डॉक्टर बाबू से पूछता है कि वहां कैसे जख्मी हुआ। बाबू कहता है कि गाड़ी एक्सीडेंट में। पर पिछली रात रज्जो पहले ही डॉक्टर को बता चुका था कि वे मारपीट में जख्मी हुए हैं। दोनों की अलग अलग बातें सुनकर डॉक्टर को शक हो जाता है। इसीलिए दोनों पुलिस के डर से वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन उनका सामना कांस्टेबल से हो जाता है। पर वे कांस्टेबल को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हम गरीब हैं, वैसे ही एक्सीडेंट करके बेहाल है, हम में थाना पुलिस के चक्कर काटने की हिम्मत नहीं है। यहाँ सुनकर कांस्टेबल कन्विंस हो जाता है और उनके नाम पता पूछता है। वे अपने असली नाम बताने की बजाय प्यारे के 2 नाम और प्यारे के घर का पता दे देते हैं। फिर बाबू रज्जो को एक बस में बिठाकर उसकी बहन के घर भेज देता है। बाबू रज्जो को अपने ठिकाने का पता और फोन नंबर भी दे देता है ताकि जरूरत पड़ने पर संपर्क हो सके। इसके बाद ही रज्जो 2 दिन पहले अपनी बहन के घर आया था। रज्जो अपने हाथ की चोट के बारे में झूठ बोलता है। वहां कहता है कि वहां सिनेमा लाइन में है और शूटिंग के दौरान हाथ में चोट लगी है। बहन और भांजी इसी बात पर यकीन कर लेते हैं। अगले दिन रज्जो भांजी को लेकर एक दुकान पर बैठाकर तला भुना खा रहा था। तभी अखबार में सुमन और साहिल को लेकर छपी खबर देखकर वहां घबरा जाता है। वहां फौरन बाबू को फोन करके बताता है, पर बाबू इसे कोई खास तवज्जो नहीं देता। लेकिन रज्जो को बहुत डर लग रहा था। वहां आसपास के हर इंसान को शक की नजर से देख रहा था। इसीलिए उसने उसी रात बंबई लौटने का फैसला कर लिया। इधर जयप्रकाश फोर्स लेकर पूरे गांव में रज्जो के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन गांव में कोई भी उसके बारे में जानकारी नहीं दे पाता। थोड़ी देर बाद खबर आती है कि रज्जो की बाइक एक ढाबे के सामने देखी गई है। जयप्रकाश फोर्स लेकर वहां पहुंचते हैं, पर रज्जो उससे पहले ही भाग चुका था। जयप्रकाश मायूस होकर लौट आते हैं। लौटकर उन्हें एक और बुरी खबर मिलती है कि अगली सुबह केस की जिम्मेदारी चौहान सर को हैंडओवर करनी है।
इधर निसार अपने सोर्सेस के जरिए रज्जो और बाबू के बंबई में एक बच्चे के कत्ल की बात जान जाती है। वहां जयप्रकाश को बताने के लिए उनके घर चली जाती है। हालांकि पर्सनल लाइफ में दोनों प्रेमी प्रेमिका थे, पर प्रोफेशनल लाइफ की वजह से उनके बीच दूरी आ गई थी। फिर भी जांच की खातिर वहां जयप्रकाश को यहां जानकारी दे देती है। थोड़ी देर बाद एएसआई जावेद आकर जयप्रकाश को बताता है कि बंबई से एसआई गुप्ते बार बार फोन करके उन्हें बुला रहा है। जयप्रकाश थाने जाकर फोन कनेक्ट करते हैं तो गुप्ते बताता है कि बाबू और रज्जो ने बंबई में एक लड़के को किडनैप करके मार डाला था। किडनैपिंग के बाद पुलिस ने बाबू को लगभग पकड़ ही लिया था, फिर भी वहां किसी तरह भाग निकला। उनके सोर्स के मुताबिक बाबू दोबारा बंबई लौट आया है, इसीलिए अगर उसे पकड़ना है तो जयप्रकाश को बंबई आना होगा, क्योंकि बाबू बंबई लौट गया है तो रज्जो भी जरूर उसके पास जाएगा। लेकिन मुश्किल यहाँ थी कि सुबह यहाँ केस चौहान को ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद जयप्रकाश आजादी से काम नहीं कर पाएंगे। जयप्रकाश को हेड कांस्टेबल से पता चलता है कि अभी भी चाहे तो बंबई की ट्रेन पकड़ी जा सकती है, तो वहां ज्यादा सोचे बिना बंबई के लिए निकल पड़ते हैं। बाबू बचपन से ही साइको टाइप का था। बचपन में उसका नाम कुमार था। करीब 12 साल पहले जब वहां स्कूल में पढ़ता था, उसके नाम की शिकायतों का कोई अंत नहीं था। यहाँ तक कि उससे उसकी माँ तक परेशान थी। उसकी माँ ने तो अपनी सारी जमा पूंजी का पैसा बाबू को देकर कहीं दूर चले जाने को कहा था। माँ को खुद से दूर भागते हुए देख बाबू बहुत उदास हो जाता है, लेकिन जाने से पहले वहां एक कप और गर्म चाय पीने के लिए किचन में जाता है और पूरे घर में आग लगा देता है। इससे उसकी सौतेली बहन मर जाती है और उसकी माँ का पूरा शरीर जल जाता है। बाबू का अपना हाथ भी झुलस जाता है। यानी बाबू इतना खतरनाक था कि उसने अपनी माँ तक को नहीं छोड़ा था। खैर, जयप्रकाश मुंबई आकर सबसे पहले उस जगह जाते हैं जहां किडनैप किए गए बच्चे को मारा गया था। उन्हें यहां आकर पता चलता है कि बंबई लौटने के बाद बाबू ने एक जोड़े पर हमला किया था। जयप्रकाश उस जोड़े से मिलने जाते हैं। पति को काफी मार पड़ी थी। उसकी आंखों और चेहरे पर अब भी नील पड़ी हुई थी। उसकी पत्नी की हालत और भी खराब थी। 2 दिन पहले रात को पति पत्नी ने एक टैक्सी रोकी थी और वहां टैक्सी बाबू चला रहा था। वे बिना समझे बाबू के जाल में फंस गए। सुनसान जगह पर ले जाकर बाबू ने पहले आदमी के कपड़े उतरवाकर उसकी जमकर पिटाई की, फिर उसकी पत्नी के कपड़े फाड़कर उसके साथ बदसलूकी की और बाद में उनका प्यारा सा कुत्ते का पिल्ला लेकर चले गया। सब सुनने के बाद जयप्रकाश उन्हें सांत्वना देकर निकल जाते हैं। इसके बाद जयप्रकाश को बाबू की माँ के बारे में पता चलता है, जो अब भी एक अस्पताल में भर्ती थी। तो वहां बाबू की माँ से मिलने पहुंचते हैं। बाबू की माँ की हालत देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। बाबू की माँ नफरत से कहती है कि उसने एक राक्षस को जन्म दिया है। जयप्रकाश बाबू की माँ से यहाँ भी जान लेते हैं कि बाबू किस बाल सुधार गृह में था। फिर वो वहां पहुंच जाते हैं और बाबू के बर्ताव के बारे में जानकारी लेते हैं। वहां सभी लोग बाबू से बहुत डरते थे। कोई भी उसके साथ घुलता मिलता नहीं था, लेकिन जमी नाम का एक लड़का बाबू का अच्छा दोस्त था। हालांकि जमी के नाम के अलावा वहां कोई और डिटेल मौजूद नहीं थी, क्योंकि वहां से निकलने के बाद बच्चों को नई पहचान दे दी जाती थी। खैर, इधर बाबू की मीना नाम की एक प्रेमिका थी। मीना एक नर्स थी। अखबार में बाबू और रज्जो के स्केच के साथ खबर छपी थी। वहां खबर मीना भी देख लेती है और अपनी सहेली जेनी के साथ शेयर करती है। जेनी मीना को सलाह देती है कि वहां पुलिस को फोन करके बाबू को पकड़वा दे, पर मीना की हिम्मत नहीं होती। तो जेनी खुद ही थाने फोन करके जयप्रकाश को बुला लेती है। जेनी बताती है कि मीना बाबू के बारे में अच्छी तरह जानती है, तो वहां जयप्रकाश और गुप्ते को स्टाफ रूम में मीना से मिलवाने ले जाती है। उधर बाबू जमी का ब्लेजर पहनकर स्टाफ रूम में पहुंच जाता है और मीना के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन आज मीना बहुत डरी हुई थी। वहां अखबार छुपाने की कोशिश करती है, पर बाबू उसे देख लेता है। मीना बाबू के मुंह पर गर्म चाय फेंक कर भागने की कोशिश करती है, तो बाबू भड़क जाता है और मीना को फर्श पर पटक देता है। फिर उसका सिर लगातार फर्श से टकराकर वार करने लगता है। जब तक प्रकाश वहां पहुंचते हैं, तब तक बाबू भाग चुका था। वहां सिर्फ मीना की निर्जीव बॉडी पड़ी थी। उन्हें वहां कुत्ते का पिल्ला भी मिलता है, जिसे बाबू उस जोड़े से लेकर आया था। साथ ही बाबू जल्दबाजी में अपना ब्लेजर भी छोड़ गया था। ब्लेजर पर नसीम टेलर्स का टैग लगा था। वहां पता करने पर मालूम चलता है कि यहाँ बाबू के दोस्त जमी का ब्लेजर है, तो पुलिस जमी को जाकर पकड़ लेती है। जमी इस वक्त अपनी होने वाली पत्नी के साथ हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन प्लान पूरा होने से पहले ही जयप्रकाश उसे उठा लेते हैं। जमी बताता है कि बाबू उसके पास आया था, लेकिन अब वहां कहाँ है उसे नहीं पता। जयप्रकाश पूछते हैं कि वहां अपनी पत्नी को लेकर कहाँ जाने वाला था। जमी बताता है कि वे आगरा जाने का प्लान कर रहे थे और इस बारे में बाबू को भी पता था।
जयप्रकाश केस में अच्छा खासा आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने ऊपर के अफसरों के आदेश और पुलिस के नियम तोड़े थे। इसीलिए एसपी उन्हें लौटकर सफाई का खत देने को कहते हैं। जयप्रकाश की कुछ दिन बाद रैंक अपग्रेड करने की परीक्षा भी थी। उसी बात को लेकर एसपी कहते हैं कि जयप्रकाश के लौटने के बाद ही तय होगा कि उन्हें परीक्षा में बैठना चाहिए या सस्पेंड होना चाहिए। जयप्रकाश दिल्ली लौटने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आखिरी पल में अपना इरादा बदलकर आगरा की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर बाबू अपना सिर मुंडवाकर और दाढ़ी का कट बदलकर भेष बदलने की कोशिश करता है, फिर वहां भी आगरा पहुंच जाता है। स्टेशन पर रज्जो पहले से उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन भेष बदलने के बावजूद स्टेशन पर एक हवलदार उन्हें पहचान लेता है और उनका पीछा करने लगता है, पर वे बाइक लेकर वहां से भाग जाते हैं। जयप्रकाश आगरा पहुंचते हैं तो हवलदार उन्हें बताता है कि वहां एक काली बाइक पर भागे थे और बाबू ने अपना लुक चेंज कर लिया है। जयप्रकाश दोनों के स्केच पूरे शहर में फैलाने को कहते हैं, साथ ही रेडियो और दूसरे माध्यमों से सभी को सतर्क करने का आदेश देते हैं। इधर रज्जो बाबू को लेकर एक घर में आता है। रज्जो ने पिछली रात इस घर पर हमला करके घर वालों को बांध रखा था ताकि वे यहाँ रुक सके। एक आदमी झमेला करता है तो दोनों उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। घर की बुजुर्ग औरत से खाना बनवाकर दोनों पेट भरकर खाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद दो लोग आकर दरवाजा खटखटाने लगते हैं तो दोनों टेंशन में आ जाते हैं। फिर बुजुर्ग औरत को धमकाकर दरवाजा खोलने भेजते हैं। जब वहां दरवाजा खोलती है तो दो लोग उसे बताते हैं कि शहर में बाबू और रज्जो आ चुके हैं, तो उनसे बचकर रहें और सावधान रहने को कहते हैं। घर के सामने खड़ी बाइक देखकर पूछते हैं कि यहाँ किसकी है। बुजुर्ग औरत कहती है कि उसके घर मेहमान आए हैं, इसीलिए वे बिना शक किए वहां से चले जाते हैं। रज्जो बाबू को घर से लूटा हुआ सामान दिखाता है, उसमें एक देसी पिस्तौल भी थी। दोनों सोचते हैं कि पिस्तौल साथ हो तो वो और ताकतवर हो जाएंगे, इसीलिए वे उसकी गोली खरीदने निकलते हैं। एक आदमी से वे गोलियां खरीद भी लेते हैं, लेकिन इसकी खबर थाने तक पहुंच जाती है। इधर जयप्रकाश ने यहाँ सच छुपाया था कि वहां सस्पेंड हो चुका है। इस वजह से लोकल थाने के एसआई के साथ उनकी अनबन हो जाती है। जयप्रकाश की वजह से लोकल एसआई की नौकरी भी खतरे में पड़ जाती है, इसीलिए वहां उसकी कोई मदद नहीं करना चाहता था। लेकिन जयप्रकाश की बातों से आखिरकार वहां फोर्स देने के लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ बाबू और रज्जो ताजमहल के सामने बैठे बातें कर रहे थे। तभी एक हवलदार उन्हें देख लेता है और थाने में खबर कर देता है। रात को दोनों शहर लौटकर देखते हैं कि चारों तरफ सन्नाटा है। दरअसल पुलिस ने पूरा इलाका घेर रखा था, फिर भी वे पुलिस को चकमा देकर बाइक लेकर भाग जाते हैं। जयप्रकाश भी जीप लेकर उनका पीछा करते हैं। एक मोड़ पर वे बाइक छोड़कर ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन जयप्रकाश उन्हें ढूंढ निकालते हैं। जयप्रकाश रज्जो को पकड़ लेते हैं तो उसे बचाने के लिए बाबू एक बच्चे के गले पर छुरी रख देता है, लेकिन जयप्रकाश जरा भी नहीं घबराते, उल्टा रज्जो की ही पिटाई शुरू कर देते हैं। फिर चालाकी से दो अफसर मिलकर बाबू को भी पकड़ लेते हैं। बाबू भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इस बार वहां नाकाम रहता है। बाबू को हाथ लगते ही जयप्रकाश उसकी जमकर पिटाई करते हैं और मन की सारी भड़ास निकालते हैं। इसके बाद जयप्रकाश दिल्ली लौट आते हैं। अब सवाल यहाँ रह जाता है कि सुमन और साहिल, इन दोनों भाई बहन के साथ आखिर हुआ क्या था। दरअसल दोनों बस स्टॉप पर खड़े लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक हरी गाड़ी आती है। सुमन हाथ हिलाती है, लेकिन गाड़ी बिना रुके निकल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वही गाड़ी वापस लौटती है और उन्हें लिफ्ट देने की बात करती है। हालांकि गाड़ी में बैठे बाबू और रज्जो को देखकर सुमन को कुछ ठीक नहीं लगता। फिर भी रेडियो स्टेशन जल्दी पहुंचने की हड़बड़ी में दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। बाबू का देखने का अंदाज कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो साहिल उसे सुनाकर कहता है कि यहाँ कैंटोनमेंट एरिया है और उसके पिता एक आर्मी ऑफिसर है। लेकिन बाबू डरता नहीं, उसकी बातें धीरे धीरे बदतमीजी की तरफ बढ़ने लगती है। जब दोनों गाड़ी से उतरने की जिद करते हैं तो बाबू उन्हें डांटकर चुप करा देता है और गाड़ी तेज दौड़ाने लगता है। कोई चारा ना देखकर सुमन हाथ में आई एक चीज से बाबू पर हमला कर देती है। साहिल भी हिम्मत जुटाकर रज्जो का गला दबाने लगता है और उसे घूंसे मारता है। बाबू झटका देकर सुमन को पीछे हटा देता है, फिर वहां रज्जो से तलवार निकालने को कहता है। रज्जो तलवार निकालता है तो बहन को बचाने के लिए साहिल तलवार को हाथ से पकड़ लेता है, लेकिन जब रज्जो तलवार खींचता है तो साहिल का हाथ कट जाता है। भाई के हाथ से खून बहता देखकर सुमन घबरा जाती है और अपना दुपट्टा फाड़कर उसका हाथ बांध देती है। सुमन बार बार उनसे छोड़ देने की गुहार लगाती है, लेकिन बाबू उनकी एक नहीं सुनता। रास्ते में एक दूध वाले को देखकर सुमन मदद के लिए चिल्लाती है। दूध वाला उनकी मदद के लिए आगे भी आता है, लेकिन बाबू उसे कुचलकर आगे निकल जाता है। अब बेबस होकर दोनों भाई बहन फिर उन पर हमला करते हैं। सुमन तलवार छीनकर उन्हें मारने की कोशिश भी करती है, लेकिन वहां उन्हें कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इसके बाद बाबू जंगल के अंदर गाड़ी रोकता है और सुमन के साथ जोर जबरदस्ती करता है।
साहिल तब भी जिंदा था, वहां उठकर मुकाबला करता है और सुमन को वहां से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन बाबू सुमन को पकड़ लेता है। उधर साहिल भी रज्जो के हाथों काबू में आ जाता है। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से वहां कमजोर पड़ चुका था। रज्जो साहिल को घसीटकर एक तरफ ले जाता है। साहिल तब भी जिंदा था। यहाँ देखकर रज्जो तलवार से उसे मार डालता है। उधर बाबू तब तक सुमन के साथ गलत कर चुका था। वहां रज्जो को भी ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन रज्जो की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। इस बात पर दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी सुमन एक लकड़ी उठाकर दोनों को मारने लगती है। फिर वहां भागकर अपने भाई के पास पहुंचती है, लेकिन तब तक साहिल की मौत हो चुकी थी। भाई की लाश के पास बैठकर वहां जोर जोर से रोने लगती है। तभी बाबू आकर उसके सिर पर जोर से वार करता है और सुमन की भी मौत हो जाती है। तो यहाँ थी उनके साथ हुई एक दर्दनाक दास्तान। इसके बाद केस सुलझाने के बाद जयप्रकाश का सस्पेंशन रद्द कर दिया जाता है और उन्हें हायर रैंक की परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल जाती है। वहां परीक्षा पास करके इंस्पेक्टर बन जाते हैं। इसके बाद आता है फैसले का दिन। अदालत परिसर में भारी भीड़ जमा थी और हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, अपराधियों को फांसी दो। अदालत भी कानून को सर्वोच्च मानते हुए दोनों को फांसी की सजा सुनाती है। फैसले के वक्त अशोक और मोना अदालत कक्ष में ही मौजूद थे। अपने बच्चों को इंसाफ मिलता देखकर उन्हें कुछ तसल्ली जरूर मिलती है, लेकिन उनकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं हो सकती थी। अगर उस दिन सुमन और साहिल उनकी गाड़ी में ना बैठते और किसी तरह रेडियो स्टेशन पहुंच जाते, तो शायद उन्हें किस्मत के इस बेरहम मजाक का शिकार ना होना पड़ता। इसीलिए दोस्तों, खुद कभी किसी अजनबी की गाड़ी में लिफ्ट ना लें और बच्चों को भी यही बात जरूर सिखाएं। तो दोस्तों, यही था राख वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही मजेदार वेब सीरीज एक्सप्लेनेशन आगे भी मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।